बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने बहुत से फैसले किए और उन फैसलों को तनकीद की नज़र से भी देखा गया, तारीफ़ की नज़र से भी देखा गया। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो कि आज कुछ सहाफ़ियों से भी मिले, उन्होंने कहा कि अदलिया, और डायरेक्टली उन्होंने कहा कि ये फैसला हो चुका था कि उनको नाअहल किया जाएगा। बाद में सारी प्रोसीडिंग्स हुई। बहुत सारे ऐसे अदालती फैसले पाकिस्तान की तारीख से लेके अब तक हुए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो हमेशा से मोतरज़ रहे हैं। मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कत्ल जो था उसको आज भी अदालती कत्ल कहा जाता है। मियां नवाज शरीफ अपनी खिलाफ फैसले को सियासी कत्ल करार देते हैं और बीच में बहुत यूसुफ गिलानी साहब की नाअहलियत भी हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बहुत सारे ऐसे मौक़े आए जिसमें कहा गया कि शायद अदलिया इंक्रोच कर रही है अपनी पोजीशन को उससे कहीं ज्यादा जो कि उनको आइन ने इख्तियार दिए हैं। अब जब मियां साहब की नाअहलियत हो चुकी है, अपील में अभी वो गए नहीं, लॉन्ग मार्च वो करने जा रहे हैं या वो एक अपने घर वापस जा रहे हैं, उसको जो भी वो तहरीक का नाम दें, लेकिन ये हो चुका है। हम बात करेंगे इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर कि हो क्या सकता है, होना क्या चाहिए। हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जय साहब, एक तो ये जो एक नाअहलियत की बात हुई है और इसमें मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत को खुद उनकी जमात और वो खुद कह रहे हैं कि ये पहले से फैसले हो चुके थे और शायद कोई बहुत बड़ी साजिश है। क्या आप समझते हैं कि अदलिया उस साजिश का हिस्सा बनी है इस बार भी, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? मैडम, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्टली आपने उनका रेफरेंस दिया है कि जो कि नाअहल हुए, और साथ ही आपने कहा कि उनका ये कहना है कि शायद ये अदलिया ने फैसला कर लिया था या फैसला हो चुका था। तो मैं इनके इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं उसके खिलाफ जो है ना, मैं बहुत जो है ना एहतजाज करता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रहे हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर रहे हैं, इनकी मुंह से इस किस्म के अल्फाज जेब नहीं देते और ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या चीज़ है। अगर आप इस किस्म के अपने एहसासात ज़ाहिर करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है कि आप जो अदारा है जुडिशरी का, उसकी कोई इज्जत नहीं है आपके दिल में। और साथ ही साथ मैं ये भी बात कहूँगा कि ये वो कहकर कि शायद फैसला हो चुका था, जो उनके अल्फाज हैं वो उन्होंने अपने आप को एक और कानूनी एक्शन की तरफ जो है ना इनके खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि ये तो आप मतलब दूसरे लफ्जों में जजमेंट जो है, जजमेंट को लेट डाउन कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन को लेट डाउन कर रहे हो। और साथ ही आपने कहा कि साजिश हो रही थी। कौन साजिश करेगा? मतलब उनकी जमात कहती है कि एक इंटरनेशनल साजिश है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या अदलिया, जो उनके कहने का मकसद है, अदलिया फिर उस साजिश का हिस्सा हुई है? मैं वही आपकी मैडम, मैं आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। कौन साजिश आपके अगेंस्ट कर रहा है? आप इस मुल्क में जब आए, आपको जुडिशरी लेकर आई, आपके तमाम मामलात जो आपकी फेवर में है वो जुडिशरी से होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अगेंस्ट जुडिशरी को ये जो खाकान अब्बासी साहब हैं, इनको लाने में या किसी और प्राइम मिनिस्टर को लाने में जुडिशरी को क्या उसमें फायदा होगा? और साजिश तो वहां होती है कि जो कोई गैर मुल्क हो, जो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो। तो ये इनका कहना बिल्कुल गलत है और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जुडिशरी को बाहर बैठकर अंडर आर्टिकल 204 इन्होंने लेट डाउन करने की इस तरीके से कोशिश की है कि शायद मेरे खिलाफ जुडिशरी भी साजिश में शामिल थी। लेकिन जैसे वो ये बार बार कहते हैं और ये एक सवाल भी बनता है कि पनामा का मामला था और उनको जो नाअहल किया गया वो अकामा या फिर वो तनख्वाह, उनका मौकफ है कि वो जो तनख्वाह उन्होंने नहीं ली उसके ऊपर उनको नाअहल किया गया। आपको लगता है कि ये मुकदमा सियासी था, कानूनी नहीं था? और जो फैसला आया है वो भी सियासी है, कानूनी नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं, ये कानूनी फैसला आया है। और दूसरी बात, 1 साल से भी अब ज्यादा हो गया, अप्रैल में ये शुरू हुआ था, ये हमारे मुल्क से कोई इस किस्म का जनरेट नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब इनका और इनकी फैमिली का नाम आया, इन्होंने खुद ऑफर किया। आप इनकी स्पीचेस सुने,
پھر یہ تشریف لے گئے وہاں پر نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ وہاں اس وقت یہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. انہوں نے پھر ایک لیٹر بھی لکھا. اس وقت ہمارے چیف جسٹس تھے جسٹس جمالی صاحب، انہوں نے کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کہ آپ کوئی سالڈ بات کریں، اس کے بعد یہ پٹیشن آئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ میرا کیس پاناما تھا اور اقامے پر مجھے نکالا گیا، یہ غلط ہے بالکل. یہ فیصلہ ہے 5-0 ججز کا، یعنی کہ 5 جج صاحبان میں 2 جج صاحبان کے اگر آپ فیصلے کو پڑھیں، جو کہ جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار احمد خان صاحب ہیں، اور تیسرا اس کے بعد آپ جی آئی ٹی کی رپورٹ کو پڑھیں. جی آئی ٹی کی رپورٹ پر آپ نے خوشیاں منائی تھی. اتنا کوئی مٹیریل 10 والیوم جو ابھی تک نکلا نہیں، اس کے علاوہ جتنے والیوم ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، اتنا انکریمنیٹنگ ایویڈنس ان کے خلاف ہے. اور یہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقامہ، اور یہ دیکھیں آپ کو قانون کی پابندی کرنی پڑے گی. آپ سیکشن 12(2) کے جس میں متعلق انہوں نے کہا ہے، اس میں جب ڈیکلریشن نہیں دیتے ہو تو میڈم پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہو کہ مجھے کنسیشن دے دو. اور تنخواہ کی بات ہے، ہم نے اس پر بڑا ہم نے ایک ٹیم اس پر کانسٹیٹیوٹ کی تھی. اس پہ ہمارے جسٹس شیخ احسن الدین صاحب اور 2 ہمارے اور سینئر لوگ تھے، ایک میاں عاشق حسین صاحب تھے، ایک ارشد صاحب. انہوں نے سارے چیز کو پرکھا. آپ کی پارٹی نے یہ کیا؟ جی ہماری پارٹی نے، انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ سر یہ ان کے اثاثے کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. آپ وہاں سے تنخواہ لیں یا نہ لیں، آپ کے اثاثے کی صورت میں آتے ہیں، اور آپ کو جو بھی آپ فائل کرتے ہو ویلتھ سٹیٹمنٹ، اس میں آپ کو شو کرنا پڑتا ہے. اور کیونکہ یہ آپ فورن کنٹری کی آپ کی سیلری تھی. لیکن جو صاحب جو ایک سوال ہے کہ یوسف گیلانی بھی خود آپ نے 30 سیکنڈ کی سزا کے بعد ان کو مطلب وہ فارغ ہو گئے. یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا عدلیہ اب پارلیمان کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، ایگزیکٹو کے اوپر حاوی ہو گئی ہے؟ اور خود آپ پہ تو براہ راست الزام لگتے رہے کہ جی شاید انہوں نے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے اور بہت زیادہ انہوں نے اپنا اختیار وسیع کر لیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ 184(3) کے بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے کہ اس اختیار کو اڈاپٹ بھی کیا اور استعمال بھی کیا پارلیمان کے. نہیں ذرا تھوڑی سی مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی آپ اجازت دیں. جی. یہ 9 مارچ 2007 کے بعد وہ موومنٹ جس میں آپ سب سے زیادہ فرنٹ لائن پر تھیں، آپ کو بڑی تکلیفیں بھی ہوئیں، یہ بھی مجھے سارا پتا ہے. اس کے بعد ملک میں ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی سپرمیسی ہوگی، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہوگی. اس کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہماری کور کمانڈرز کی آج کی میٹنگ ہوئی ہے نا، انہوں نے کس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جی اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہوگی، رول آف لا ہوگا. جب رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کرتے ہیں، پھر وہ میاں محمد نواز شریف، اس کے بعد جو ہے یوسف رضا صاحب، اور جو بھی فار انکلوڈنگ مائی سیلف، اور جو بھی ہو اس کے سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوگا. ایک میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی میں عامروں کے لیے نہیں ہوگا جنہوں نے آپ کو بھی نااہل کیا تھا. نہیں کیوں نہیں ہوگا؟ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. 3 نومبر کو جب انہوں نے یہاں پر ایمرجنسی نافذ کی تھی، فار دی فرسٹ ٹائم، یہ آپ لوگوں کی کوشش ہے، میڈیا، عوام، آپ لوگوں کی کوشش سے یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے سسپینڈ کیا اس آرڈر کو. ٹھیک ہوا. اس کے بعد پھر ججمنٹ آئی، جب پھر آپ لوگوں نے کتنی کوشش کی ہمارے لیے، تمام سول سوسائٹی نے، وکلا نے. اس کے بعد پھر کیا ہوا، ہم جب بحال ہو کر آئے تو وہ کیس جو لگا تھا، اس کیس میں یہ جو تھے جنرل پرویز مشرف، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ غداری کی ہے، کانسٹیٹیوشن کو توڑا ہے. آپ دیکھیں پھر ہم نے مطلب سپریم کورٹ نے یا عدالتوں نے ان کے خلاف کارروائی لی، لیکن آخر میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ اس ملک سے جا کر چلے جائیں. ادروائز میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے نہیں کیا. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. وہ کہتے ہیں اس ملک میں ڈکٹیٹرز کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، کوئی عدالت ایسی نہیں ہے. یہ تو کوئی بات آج ہی انہوں نے کیس تو کنکلوڈ ہوا تھا. اب تو دیکھیں نا، وہ ذرا تھوڑے سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ باتیں کر کے جو ہے نا لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کروں گا، اس سے نہیں ہوگا. اب آپ یہ ایک بات بتائیے مجھے، سارا ایویڈنس کنکلوڈ ہو گیا ہوا تھا. ان کے اٹارنی جنرل صاحب آ کر عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی کر لیں. وہ عدالت کے چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان پوچھتے ہیں جی کرنا تو آپ نے، یہ تو اس میں ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے، آپ بھی تو کورٹوں کی پروسیڈنگ ساری دیکھتی رہتی ہیں، ٹرائل کورٹ سے آپ کو جا کر پوچھنا ہوتا ہے کہ جی ہماری گورنمنٹ کا یہ ہے. انہوں نے کسی نے نہیں پوچھا، خود ہی اس کو راتوں رات جانے دیا. اور راتوں رات جانے کے بعد آج بھی آپ دیکھ لیں، ایون ٹوڈے جتنے اس کے وارنٹس نکل رہے ہیں،
जितनी उसकी एग्जीक्यूशन के लिए दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। लेकिन जैसा अब ये भी तो नहीं ना कि मतलब एक मुंतखब वजीर आजम को या वज़राए आजम को 30 सेकंड की सजा के ऊपर या फिर किसी अकामे के ऊपर जो है वो घर भेज दिया जाए, एक पॉलिटिकल कंसेंसस इसके ऊपर बन रहा है, और फिर ये एहतसाब गिने चुने लोगों का क्यों? जैसे आपने खुद कहा डिक्टेटर्स का एहतसाब क्यों नहीं होता? यहाँ पे अदलिया को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जर्नैलों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब, सिलेक्टिव जस्टिस। नहीं, देखिए आपके सामने मुझे तो हाथ लगाया गया था और आप लोगों ने लोग खड़े भी हुए, वो इसलिए कि गलत थी। और एक बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी बात, हम अभी भी ऑन करते हैं उस मूवमेंट को, लेकिन आपने उसके बाद भुला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की आवाम जो आपकी तरफ देखती थी उनके केसेस को हाथ नहीं लगा। नहीं, हमने तो बड़े केसेस डिसाइड किए, यानी वो फिर एक अलग चैप्टर एक निश्चित कर लेंगे उस पर। अब आप बताएं कि जब रूल ऑफ लॉ एक जैसा होगा तो फिर चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे फिर यूसुफ रजा हो। यूसुफ रजा को देखे ना, सजा 7 मेंबर बेंच ने एक लेटर ना लिखने की वजह से उनसे कहा गया कि आप जो है ना वो करें। जस्टिस नासिर मुल्क साहब उसको हेड कर रहे थे, शायद आपने भी कवरेज की होगी। उन्होंने नहीं तैयारी की, नहीं इस बात के लिए उन्होंने रजामंदी शो की मैं लिखूं। उसके बाद फिर उनके खिलाफ बाकायदा लेटर एक प्रोसीडिंग हुई स्पीकर साहिबा के सामने। स्पीकर साहिबा उस वक्त थी फहमीदा मिर्जा साहिबा। उसके बाद फिर जब वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये उसकी डेफिनेशन में नहीं फॉलो करता, फिर सुप्रीम कोर्ट 184 सब 80 की पटिशन आई और वो पटिशन भी चली। उनके फाजिल वकील साहब अदालत में पेश हुए और पेश होते रहे। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस वक्त आपके मुल्क में एक चीज का रियलाइजेशन हो गई है कि कानून से कोई भी बड़ा नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 1982 में सिंगापुर जैसे मुल्क में करप्शन की बिना पर 142 उन्होंने मिनिस्टर उसी दिन डिसमिस किए और उनको अरेस्ट किया। अभी पिछले दिनों ये क्या हुआ आप देखें, यहाँ पर ये साउथ कोरियन जो प्रेसिडेंट है, ये पार्क गेन हाई जो है, वो सिटिंग प्रेसिडेंट थी रूल ऑफ लॉ, उसकी वजह से गिरफ्तार हुई, गिरफ्तार होकर अब ट्रायल फेस कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर आपने। और यही बात है कि जहां पे सब सियासतदानों को कानून का सामना है, वहां डिक्टेटर्स को भी कानून का सामना करना चाहिए। और क्या उस मामले में आइन की पासदारी हो सकती है? नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह जनाब जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आपने अब एक सियासी जमात भी बनाई है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले से ही आपके सियासी अज़ाइम थे, इसकी वजह से आपने सियासी जमात बनाई है। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है जो कि पीपल्स पार्टी की लोग ज्यादा कहते हैं? नहीं, मैं इसकी नफी करूंगा, ये गलत। और एज चीफ जस्टिस जब आप थे, जिस तरह आपकी बहाली हुई, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, माल्टा के बाद शायद, कि एक इतनी पॉपुलर मूवमेंट चली और आपको एक पॉपुलर जज कहा जाता था, लेकिन इतने केसेस पड़े रहे। आपकी कारकर्दगी, आप मुतमईन है कि एज चीफ जस्टिस लोगों की जो आपके साथ तवक्कुआत थी वो आपने पूरी की? देखें, ह्यूमन राइट सेल जो हमने स्टैब्लिश किया था उसमें कुछ तो ऐसे मामला थे जिनकी बाकायदा हम रोजाना 1 बजे और या 1:30 बजे के बाद जब लोगों के केसेस का टाइम खत्म हो जाता उनकी हियरिंग करते थे। 50,000 से ज्यादा पर ईयर एप्लीकेशन हम रिसीव करते थे। और जितने साल मैं वहां पे रहा, कुछ तो केसेस है ना कि जो मतलब रेगुलर है, हमने उनको जो है ना सुनने के बाद किया। अब देखिए कौन सा केस ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का इनपुट नहीं है। और जो इस किस्म की एप्लीकेशनें होती थी ह्यूमन राइट्स सेल के जरिए जब प्रोसेस होती थी, उन लोगों को इसलिए रिलीफ मिल जाता था कि कमेंट्स फाइल करने से पेशतर उन्होंने कहा कि आपकी फलां वायलेशन है तो आप वो करें। और वो भी लोगों को पता है, अब तो बुक्स में सारी ये चीजें आई हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा 2009 की रिस्टोरेशन हुई थी उससे पेशतर भी इतना तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा काम हुआ और लोगों को ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि पहले से चला आ रहा है। आपको याद होगा एक केस था दर्शन मसीह वाला, ये बॉन्डेड लेबर वाला केस था। उसके बाद शैला ज़िया वाला केस आया। उस तरह फिर ये जो हमारे चकवाल के माइंस वगैरह का, साल्ट माइंस का केस आया। फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा का अपना जो एक केस था जिसमें सिंबल केस हम कहते हैं। ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में केस थे, लेकिन हमने इसको जरा थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया। लेकिन छोटी सतह पे लोगों को इंसाफ नहीं मिला। जो नीचे की अदालतें थी, जो सेशन कोर्ट्स थे, जो हाई कोर्ट्स थे, उनके अंदर लोग उसी तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई फाइलों की, और वो नहीं लोगों को इंसाफ। मैडम, मैं इसमें शायद आपसे एग्री इसलिए नहीं करूंगा। 2 बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको ऐसे करें 1 मिनट।
سب سے پہلے تو بات ہے کہ جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ صرف سپروائز کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا سارے معاملات چلنے چاہیے ساری پاکستان میں. ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم ایک پالیسی بنائی تھی, اس کے نیچے ایک قانون ہے, قانون کے نیچے ایک پالیسی بنائی تھی. جس وقت میں وہاں سے ریٹائرڈ ہوا 2013 میں, ایکسیپٹ فیو سٹیز, جس میں ایک لاہور کا شہر تھا اور شاید ایک دو اور تھے, بلکہ کراچی میں بھی بڑی اچھی امپرومنٹ ہوئی تھی. یہ جسٹس مشیر عالم صاحب اور جسٹس فضیل صاحب وہاں پر تھے, سبھی صاحب. تقریباً 2012 تک کے تمام کیسز. اچھا پھر یہ کہ سول لیٹیگیشن میں آف شوٹس نکلتی ہیں, یہ نکلی, دوسری نکلی, تیسری ایگزیکیوشن آ گئی, اس قسم کے معاملات. لیکن ہم سے جو بھی ہو سکا اس کے بعد ہم نے وہ نہ صرف کوشش کی, بلکہ میں خود جب بھی وزٹ کرتا تھا, جیسے میں لاہور میں گیا چیف جسٹس کو بلایا, کوئٹہ میں گیا, تو پھر اور بھی ہمارے ساتھ میٹر جیسے مسنگ پرسنس کا آ گیا, یہ پھر کرپشن کے کیسز ہمارے پاس, کتنے بڑے بڑے سکیمز تھے جو ہمیں کیس سنتے تھے. تو لوور کورٹ میں بھی ہم نے حد الامکان کوشش کی کہ ہم کوئی پروگریس. جیسا یہی ایک اگین ایک اور تھوڑا تلخ سوال ہے, مثلا آپ نے کہا آپ نے بہت سارے مافیاز کے خلاف, اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بہت, آپ کی جو ڈیفائنس تھی وہ ہم جانتے ہیں جو آپ نے جناب مشرف کے سامنے کی, لیکن مافیاز جو لینڈ مافیاز کے خلاف تھے, مثلا آپ کے اپنے صاحبزادے کا کیس, اس کی پروموشنز, اس کا جو پھر کیس جب گیا آپ نے نہیں سنا, لیکن کہا گیا کہ جی والد کا باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اگر وہ کچھ پیسے کماتا ہے. آپ نہیں سمجھتے حسین نواز اور نواز شریف کے بیچ اب یہی ایک ریفرنس دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر بیٹا کچھ کماتا ہے تو اس کا باپ سے کیا تعلق؟ نہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ باپ نے یہ کہا کہ یہ میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تعلق پیدا ہو گیا. اور میرے کیس میں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں باقاعدہ ایک کمیشن بنا, کمیشن بیٹھا, میرے ساتھ کسی نے کوئی اس قسم کا ایویڈنس نہیں پیش کیا کہ اس کا تعلق ہے, بلکہ وہ جو لینڈ مافیا کا آدمی تھا اس نے تو یہاں کورٹ میں آ کر باقاعدہ قرآن اٹھا کر ادھر ایک پریس کانفرنس اس نے کی تھی. اس نے کہا یہ چیف جسٹس جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ بعد میں سب پتا چلا کہ یہ ایک جھوٹا اور ایک جو ہے نا بے بنیاد قسم کا ایک, بلکہ ہمارے چینل میں وداؤٹ ٹیکنگ نیم انہوں نے وہ ان کی ٹیمپر کی ہوئی جو ان کی نیگوشیشن تھی کہ دیکھا ہم نے یہ کر دیا. آپ دیکھیں نا یہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا ہر طریقے سے. پھر خواجہ صاحب آئے, ان کے خلاف بھی ان لوگوں نے کتنا وہ کیا. لینڈ مافیا کا جہاں تک بھی ہو سکتا تھا ہم نے ان کے خلاف کیسز ڈیسائیڈ کیے, لیکن پھر وہ ایک جو ہے نا موڈس اپرینڈی بناتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے ہم کسی طریقے سے ان کو کام کرنے سے روکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے اللہ کی ذات سے ڈر کے علاوہ, دیکھیں اگر میں مشرف سے نہیں گھبرایا, میں نے کس سے ڈرنا ہے؟ وہ تو فوج, 6 جرنیل, اس کے بعد آئی بی کا چیف, ان کے اپنے ایم ایس. اللہ نے جب مجھے وہاں پر اتنا حوصلہ دیا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ لینڈ مافیا میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نا کے پیچھے بھی بہت ایجنسیز کا ہاتھ تھا, یہ الزام لگایا جاتا ہے. نہیں ابھی دیکھیں الزام لگانے کو لگا دیں, لیکن آپ نے دیکھے اگر وہ نہ جینین نہ ہوتی تو میڈم آپ کم از کم ساتھ نہ ہوتی. جی صاحب, لیکن وہی بات ہے کہ مافیاز کے خلاف پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ آواز اٹھاتے ہیں. یہاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سیسیلین مافیا بنا دیا, ہمیں گاڈ فادر بنا دیا, اور بہت سارے جو اور مافیاز ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا. یہ جو انکروچمنٹ بیسک سوال ہے کہ کیا عدلیہ واقعی انکروچ کر رہی ہے, اور کیا یہ جو ریمارکس ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں فیصلوں کے اوپر بھی؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ دیکھیں یہ تو جن مطلب انہوں نے گاڈ فادر کا یہ کچھ, یہ ایک لٹریچر ہوتا ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی آپ دیکھیں اس قسم کے جو کہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کی ہسٹریاں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہم نے جو لا اینڈ آرڈر کا کراچی کا کیس ڈیسائیڈ کیا, ہم نے وہاں پر امریکن جتنے جو مافیاز تھے, یہ ڈرگز مافیا تھے, یہ کیا نام ہے اس میں وہ جو لینڈ لارڈز کہتے ہیں وہ جو تھے, ان تمام کا ہم نے ریفرنس اس لیے دیا کہ یہ پتہ چلے کہ یہ ایٹ پار ہے. لیکن ریفرنس سے فرق نہیں پڑتا, آپ کو انڈیپینڈنٹلی جو مٹیریل, اب جے ٹی میں کم مٹیریل آیا, ان سے کہا گیا کہ آپ وہ بتا دیں, ٹریل دے دیں. آخری دن تک جب یہ ہمارے 3 ممبر جج صاحبان جو کیس سن رہے تھے, کیس کنکلوڈ ہونے سے بھی ان کے وکیل سے کہا اب ذرا ٹریل ہمیں دے دیں, ابھی ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. لیکن جیسا پھر بھی انہوں نے ٹریل کے اوپر یا اس کے اوپر تو پرائم منسٹر کو نااہل ہی نہیں کیا. انہوں نے تو کہا کہ وہ جو انہوں نے تنخواہ نہیں لی ہے اس کو انہوں نے اپنے احساسوں کا حصہ نہیں بنایا. نہیں, وہ ایک ریزن ہے,
वो दूसरे जो दो जज साहबान उन्होंने पूरी इसकी रीजन दी हुई हाँ, है। उन्होंने दो ने दी है। वो 5 वो बिल्कुल अलग, वो आपकी बात से आई एग्री विद यू कि वो जो पहले 2 का फैसला था उसकी फिर भी कोई रेलेवेंस बनती है। ये कहा जा रहा है कि जो बाकी 3 का फैसला है वो तो एफजेडी के ऊपर हुआ, वो तो हुआ ही नहीं पनामा के ऊपर। इस तरह अलग-अलग नहीं फैसला करते। देखिए, आप 3 जज साहबान हैं, आप अलग एक नोट लिखें, 2 जज साहबान अलग एक नोट लिखें। इसमें जब शुरू में 20 अप्रैल वाला फैसला आया था ना, हर जज साहब ने तकरीबन अपना अपना एक नोट अलहदा लिखा था। अब जब इसको मिलाकर आप पढ़ोगे, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी में ये चल रहा था, जब कंटिन्यूटी में चल रहा था तो इसको आप कहोगे कि 5 मेंबर बेंच ने तमाम मटेरियल जो भी कुछ था, इनका ट्रेल मनी का था और ये जितना इनके, और ये अजीजिया जो स्टील मिल थी उसका केस था, उसके ऊपर फिर जो इन्होंने फ्रॉड किया, झूठे डॉक्यूमेंट दाखिल किए, उसका जो इनका कजन है उसके जो है ना वो झूठा एफिडेविट साबित हुआ, वो फिर एग्रीमेंट भी नहीं साबित हुआ, यूएई की गवर्नमेंट ने भी कहा। उसको जब आप मिलाकर सब पढ़ोगे तो आपको जो यूनानिमस डिसीजन है ये बताएगा कि इन्होंने ये करप्शन में और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। अब देखिए, अब वो वक्त आ गया कि जहां इसको कोई टॉलरेट नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि ये जो आइन की बालादस्ती जभी होगी जब सबके लिए कानून बराबर होगा, और सबके लिए बराबर नहीं लग रहा है इस मुल्क के अंदर। देखिए, अगर पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो किसी कमेटी को बुलाए, मसलन आपके दौर में ही रजिस्ट्रार को बुलाया, रजिस्ट्रार ने कहा जी मैं नहीं पार्लियामेंट के सामने जाता, इनकार कर दिया, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि सारा कानून जो है वो सियासतदानों के लिए और पार्लियामेंट के लिए, वो ना अदलिया के लिए है ना वो जर्नलों के लिए। इशू को समझे ना, आप रजिस्ट्रार को उस वक्त अपने पास बुलाओगे कि जिस वक्त आपका जो बजट्स हैं या जो आपको बजट एलोकेट होते हैं वो जो है आपको जो है ना जो कंसोलिडेटेड फंड्स हैं वहां से आपको नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जब कंसोलिडेटेड फंड की आप बात कर लेते हो ना तो उसमें जो है ना ये क्वेश्चनेबल नहीं होते हैं, और क्वेश्चनेबल इसलिए नहीं होते हैं कि हमारा तो प्री ऑडिट होता है, रोजाना हमारा प्री ऑडिट होता है। हम अगर एक पेंसिल भी खरीदते हैं ना तो उसका भी ऑडिट हो जाता है, इसलिए। अदरवाइज देखें जहां एक्सेप्शन, हर इदारा अपना एहतसाब खुद करता है सिवाय नहीं जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव के नहीं, एग्जीक्यूटिव भी करते हैं। ये जो अब आप देखो ना कि जब उनकी प्रमोशन वगैरह सही नहीं होती हैं तो फिर वो केसेस चलते हैं ना आकर, और उसमें कई लोग सजा नहीं होकर चले जाते हैं। तो वो देखिए इस सिस्टम में इनबिल्ट है सब कुछ। आप इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लेते नहीं थे। क्यों? हम समझते थे शायद कोई कानून से बड़ा है। अब ये साबित हो गया कानून। आज की मैंने आपको पहले भी बताया कि आज भी वहां पर जो है ना कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही थी, उन्होंने भी ये बात कही। उनको, मुझे कोई मुझसे खुशी नहीं होती, खुशी मुझे ये होती है कि हर आदमी इस बात का कायल हो गया कि उस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी। बहुत शुक्रिया। हम बात करें, एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम बात करेंगे 184.3 और 6263 की। क्या ये एक नया हथियार है जो सियासी लोग कह रहे हैं कि ये एक हथियार है? उस पर हम जैसा आपसे जरूर पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चौधरी साहब से। चौधरी साहब, ये जो 184.3 की बात हम करते हैं कि ये एक नया हथियार है अदलिया के पास एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, और ये भी कहा जा रहा है कि 6263 ने अब 58(2)(b) की जगह ले ली है। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? एक के बाद एक वजीर आजम अब चला गया घर, तो ये दुरुस्त इल्ज़ाम है? नहीं, अगर वो कोई वजीर आजम गया है वो तो आपके पास एक एविडेंस है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। पहले तो किसी का एडवेंचरर का दिल करता था 5 जुलाई को क्या हुआ, रात को सारा एग्रीमेंट हो गया, सुबह मार्शाल्लाह लगा दी। इसी तरह 12 अक्टूबर को इनके तो मामला सारे तय हो गए थे, उसने उठाकर टॉपल कर दी सारी हुकूमत। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। एक जहां तक आप कह रही हो ना कि 184.3, उस आर्टिकल 6 की तो कोई जिक्र ही नहीं करता। नहीं, क्यों? हम हमारे जो ये जजमेंट थी, सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें भी आपने पूरी रिपोर्टिंग की हुई थी। उसकी ही वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम इस मुल्क की हिस्ट्री में ये परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट जो कि है आर्टिकल 6 की या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का केस है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो ट्रिब्यूनल बना। केस अभी भी चल रहा है, तमाम उसकी प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं। वो जो है ना अपने आप को बहुत जो है ना बहादुर समझते थे, बाहर मुल्क जाकर बैठे, यहाँ आने की जरूरत नहीं करते। एक दूसरी आपने बात पूछी 184.3,
184(3) से वो हमारे मुल्क में नहीं, एक हमने तो ऑल इंडिया एक्ट 1935 से हम चले हुए हैं, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आते रहे। 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन है उस वक्त ये नहीं है कि कोई किसी इसमें जो है ना डिक्टेटर ने अमेंडमेंट करके 18वीं तरमीम 17वीं तरमीम, नहीं, इस तरह नहीं। ये तो सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इन दी पब्लिक इंटरेस्ट जो कि फंडामेंटल आपके राइट्स होते हैं उसको, जैसा करप्शन का केस है। अब आप देखिए 184(3) की वजह से ये अब मियाँ साहब जो कहते हैं कि शायद वो है या कोई भी, 1993 में इनकी हुकूमत वापस बहाल नहीं हुई, 184(3) में ही आप गए थे। तो ये 184(3) इंडिया में भी इसी तरह होता है। कितने करप्शन के केसेस हैं हमारे पास। इधर बैंक ऑफ पंजाब का एक केस चल रहा था, 184(3) में हम चला रहे थे, और भी बहुत से केसेस थे। अगर मैं नाम लूं तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपका सारी वो जो है ना टाइम उसमें कंज्यूम हो जाएगा। आसमा जहांगीर साहिबा ने इसके ऊपर एक काफी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कुछ दिन पहले, उन्होंने काफी सवालात उठाए और उन सवालों के अंदर एक सवाल ये भी है कि इस जजमेंट के अंदर जो है फुटप्रिंट्स मिलते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वो ऐसा क्यों कहने सोच को रही तो हैं, या देखें, लॉयर्स ऐसा क्यों सोच अगर वो कहती हैं तो ये उनका ओपिनियन है और कहने कोई किसी को रोक नहीं सकता, बल्कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही हैं ये कहकर। दूसरी बात ये है अब वो वक्त चला गया है कि जब कोई फुटप्रिंट्स मिलते थे एस्टेब्लिशमेंट के। अगर फुटप्रिंट्स एस्टेब्लिशमेंट के कहीं पर होते तो आपका क्या ख्याल है कि हम और आपको पता ना होता? और आप किन जजों की बात कर रहे हैं? ये वो जजेस हैं जिनको आप लोग रिस्टोर करके लाएं। ये वो जुडिशरी है कि ये वो जुडिशरी नहीं है कि जिसको आप मैनेज कर लिया करते थे अपनी हक में फैसले दिलवाने के लिए। सज्जाद अली शाह, जैसे सज्जाद अली शाह के केस में क्या हुआ था, मैं उस जमाने में कोयटा था तो मुझे सारी स्टोरी पता है। किसी दिन टाइम निकालिए, आप रिकॉर्ड करें, मैं आपको पूरा बताऊंगा हुआ कैसे था। लेकिन एक बात है कि ये अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये सरीहन उन्होंने इसके ऊपर इल्जाम लगाया जिसको मैं कंडेम करता हूं। दूसरा सवाल आपने पूछा था 62, 63, एक जरा थोड़ी सी डिस्टिंक्शन हम कर लेते हैं। जो 62 है और 62 तो डील करता है क्वालिफिकेशन के, अहलियत के मतलब कि आप अहल हैं कि नहीं है, और नाहलियत के है 63। अब यहाँ पर जो इमीडिएटली हमारा ये केस है ना जिसको आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं, यह 62 का। अच्छा, 62 को भी आपने देखा, 62 में जो अमेंडमेंट आई थी वो 8वीं तरमीम में आई थी। आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने 8वीं तरमीम की तस्दीक की थी, इन्होंने उनको जो है ना सर्टिफाई किया था, इनको ऑथेंटिकेट किया कि बस जी जो आपने कर दिया वो ठीक है। फिर उसके बाद 17 तरमीम आई, उसमें भी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ये पता था कि उसमें जो है ना ये हुआ। फिर उसके बाद 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, उसके बाद फिर उन्होंने जो भी उसको करना था उसको जो है ना अडॉप्ट कर लिया। फिर 21st तरमीम भी एक दफा आपको याद होगा आई थी जिसका फिर केस भी चला था। उसमें इनको कितना अच्छा पार्लियामेंटेरियंस को मौका था कि इन्होंने इसको रहने दिया। ठीक है, इसमें एक मेरी बात जरा सुन लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। इसमें अगर इसके ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस को थोड़ा सा कंट्रोल किया है ना, वो जुडिशरी ने किया हुआ है। आपको याद होगा एक एनआरओ का केस चला था, डॉक्टर मुबश्शिर हसन वो केस लेकर आए थे। उसमें हमने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि जब तक नेगेटिव टर्म्स की ऑब्जर्वेशन थी कि जब तक आप किसी कोर्ट से सर्टिफाई नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आप अहल रहेंगे। अब क्या हुआ, ये जब केस आया इनका जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं मियां साहब का, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, इससे बड़ी कोर्ट नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट को मैंने पहले भी कहा, रिपीट नहीं करेंगे, कितना मटेरियल इकट्ठा किया और कितने 5 जज साहबान इस बात पर यूनानिमस हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। इस वजह से अब ये कहना, गिला देना कि जी कोर्ट ने किया, ये लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, आपको इतना मौके मिले, रिपील करना चाहिए था इसको कि क्यों रिपील करते? अगर इनको जरूरत होती, वहां पर तो इनकी अपनी एक्सपीरियंस डिफरेंट होती है ना, वहां पर ये बातें नहीं सुनते किसी की। ये बातें कब याद आती हैं? जब आप पावर्स में नहीं होते। बिल्कुल, लेकिन जैसे आप बात खुद कर रहे थे कि ये 62-63 जो है इसको इन्होंने ख़त्म नहीं किया, अब ये एक पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर जो है वो लटक रही है, ये तलवार की तरह ही है। इसमें बहुत सारे लोग जा सकते हैं, जिस तरह का फैसला है उसके ऊपर तो सभी जा सकते हैं, लेकिन सर ये फैसला करने वालों को कितना 62-63 पे होना चाहिए? और सेकेंडली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि सदारती निज़ाम के लिए जो है आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है? अगर आप सदारती निज़ाम की बात करेंगे तो जो हमारी
जस्टिस पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारा अपना भी ये नजरिया मैंने इसीलिए पूछा, इसलिए हमारा अपना भी नजरिया है कि इस मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए, अब आप देखो 70 साल आपको हो गए, 70 साल में ये जो आपका पार्लियामेंट्री निजाम है, इसने क्या डिलीवर किया आपको? तो सदारती ने क्या किया सर? अयूब खान के जमाने तो नहीं आया ना, 1 यूनिट ने नहीं, उनके जमाने में था सदारती। उसको आप सदारती नहीं कहते। ये जितने डिक्टेटर्स आए ये सब वही निजाम लेके आए। वो जो डिक्टेटर है वो तो ऐसा निजाम था जो कि मारवाए आइन था। ये भी उसी तरह का ही निजाम। नहीं, ये निजाम नहीं आएगा, ये तो आप बाकायदा आइन को अमेंड करके लेकर आओगी। आपने देखा ना कितने मुल्कों में, ये जिस मैंने दिया आपको साउथ कोरिया का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अच्छा, आप जाएं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में जाएं, सर उनकी जमहूरियतें बहुत मजबूत हैं। यहाँ तो जमहूरियतों के ऊपर जैसे मजबूत होने लगती हैं तो उन पे शब खून मार दिया जाता है। नहीं, अभी आप फिक्र ना करें, जमहूरियत की बात तो जब से ये 31 जुलाई 2009 की सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज हर कोई, मैं फिर रिपीट करूंगा, इस बात का कायल है, चाहे वो हम हैं चाहे वो कोई और है, तमाम हमारे अदारे कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी। और जब हम सदारती निजाम की बात करते हैं, इदारे सर सदारती निजाम चाहते हैं, मतलब ये तो ऐसे लगता है जैसे एक पूरी कैंपेन चली है कि पार्लिमानी निजाम को फारिग करें, सदारती निजाम को लेके आए। नहीं, मैं इससे फिलहाल तो आपसे एग्री नहीं करूंगा। जब हम विजिबल हो जाएंगे ना उसमें असेंबलियों में, फिर अगर आप मैं तो और आपके अलावा हटके बात कर रही हूँ कि ऐसे लगता है जैसे इस निजाम को डिसक्रेडिट किया जा रहा है और उस निजाम को रिप्लेस करने की कोशिश। तो अब आप देख लो ना कैसे कैसे करप्ट लोग हैं, कितने करप्शन केसेस थे। पीपल्स पार्टी के वक्त में कम करप्शन के केसेस थे, ये एनआरओ का कोई कम करप्शन का। तो सदारती निजाम में ऐसा नहीं होगा? नहीं, सदारती हो जाएंगे, नहीं, ना सादिक होगा ना अमीन होगा। वो ये करेगा कि उसका काम ये नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर करें, उसका ये काम है कि आप जाकर कानून बनाओ। तो मार्शल लॉ लग जाना चाहिए अगर ऐसा होगा तो फिर तो देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मार्शल लॉ दोबारा ना कहिएगा, हम तो मार्शल लॉ के इतने अगेंस्ट है कि हमने भुगता उसको, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से सुप्रीम कोर्ट को या फॉर दैट मैटर जुडिशरी को, बुकला को, मीडिया को और सिविल सोसाइटी को आप क्रेडिट दें जिन्होंने सदारती निजाम ये मार्शल का रास्ता बंद किया हुआ है। अदरवाइज आपका क्या ख्याल है कि 10 साल हो गए जमहूरियत चल रही है, अब क्या हुआ? कल एक प्राइम मिनिस्टर साहब गए, आज दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए। कल तक स्टॉक एक्सचेंज की जिस दिन 28 जुलाई को पोजीशन खराब थी, आज ही आप जाकर देख ली, चेक कीजिएगा नेट पे बैठकर, आज स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ठीक जा रहा था। ये पार्लिमानी निजाम की वजह नहीं, इस वजह से कि सिस्टम चल रहा है। अब जो भी निजाम होगा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को चलना चाहिए। हम आपने कहा ना मार्शल, मैं दोबारा ना कहिए मार्शल, हम उसकी फेवर में नहीं, हमने तो भुगता सबने मिलकर ना। क्योंकि ये मार्शल लॉ जो लगे ये सदारती निजाम ही थे इनफैक्ट, जिससे पाकिस्तान को टूटा भी। बलोचिस्तान पे सर आप खुद गवाह है कि बलोचिस्तान जनरल मुशर्रफ के जमाने में कितना कमजोर हुआ, उसको हम पार्लिमानी निजाम नहीं कह सकते थे जो वो इस्तेमाल नहीं। देखे ना बलूचिस्तान की अगर आप बात करते हो तो उस बलूचिस्तान के साथ तो ज्यादती हमेशा होती रही है। बलूचिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती क्या है कि बलूचिस्तान को आपने कभी एट पार आने ही नहीं दिया। अब बलूचिस्तान की 17 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, तो आप यहां पर बैठकर जब पॉलिटिक्स करोगी इस्लामाबाद की, तो बलूचिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी? जब आप सदारती निजाम लेकर आओगे तो बलूचिस्तान के लोग एट पार आपके साथ आएंगे और वो इतना स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट होगा। देखिए बलूचिस्तान हमारी रीढ़ की हड्डी है, जैसे पंजाब है, सिंध है, केपी है, बलूचिस्तान किसी सूरत में रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। आप जाकर देखें अल्लाह ताला ने कितने वसाइल से नवाजा हुआ, कितने मुहब्बे वतन लोग हैं वहां पर। ये जो सी पैक क्या है, ये तो बलूचिस्तान की वजह से। कितना पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, ये सारा सी पैक की वजह से आ रहा है। कितनी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे आपने साहिवाल में कोई लगाया हुआ है कोल प्लांट है तो सी पैक का, सी पैक वाज मेड फॉर ग्वादर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी बातों पे गुफ्तगू रह गई है और अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह वो आपसे करेंगे। हमें आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी एहतसाब की बात हो रही थी, एहतसाब के लिए बिल्कुल जैसे आइन की बालादस्ती की बात जैसे साहब कर रहे थे, ये हम सबका आप सबका ख्वाब है, खुद जैसे साहब का और इनकी पूरी तहरीक के पीछे एक ही बात थी कि आइन की बालादस्ती हो। आइन की बालादस्ती जब होगी जब कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, कोई जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट और सियासतदान उस कानून से बालातर नहीं होगा, तब हम कह सकते हैं कि कानून बालादस्त है, आइन बालादस्त है। ऐसा होगा या नहीं, फैसला आपका।